हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 15 लेकर के आए हैं और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। इससे पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर प्रकाश का परावर्तन चल रहा था और इससे अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर अपन ये जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। उसके बाद में दूसरी चीज अपन कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और तीसरी चीज प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है वो भी अपन इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो देखो, पहले मैं आपको कुछ बातें इसके बारे में बता चुका हूं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे अपारदर्शी माध्यम पर पड़ता है तो छाया बनती है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी चमकीले पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। लेकिन जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो हमें इतना याद रखना है यहां पर शुरुआत में कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, समझते हैं बात को। तो हेडिंग लगा ले भाई। प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो, यहां पर मान लीजिए मैंने एक पारदर्शी माध्यम ले लिया। मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक पारदर्शी माध्यम ले लिया। ठीक है, और ये पारदर्शी माध्यम है यहां पर कांच। ठीक है भाई। दूसरी चीज देखो, ऊपर की तरफ भी एक पारदर्शी माध्यम है और ये पारदर्शी माध्यम है वायु। ये पारदर्शी माध्यम कौन सा है, वायु है। अब एक काम करते हैं अपन, ये जो प्रकाश की किरण लेते हैं और एक प्रकाश की किरण को अपन माध्यम जो वायु है उससे माध्यम कांच के अंदर प्रवेश करवाते हैं। तो जब हम ऐसा करवाते हैं कि प्रकाश की किरण जो है वायु से जब कांच में प्रवेश करती है तो ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो सतह है जिसको पृथककारी पृष्ठ बोला जाता है, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है, इस सतह पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। वैसे तो प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती, सरल रेखा में चलती है, लेकिन जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो दोनों माध्यमों का जो पृथककारी पृष्ठ, दोनों माध्यमों को जो अलग करने वाली सतह है वहां से वो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है और इसी घटना को अपन बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं इस घटना को, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो भाई देखो, यहां पर हमारे पास में माध्यम एक है जो कि वायु है और यहां पर हमारे पास में माध्यम दो है जो कि क्या है, कांच है। ठीक है, और ये जो सतह आपको नजर आ रही है ये कौन सी सतह है भाई, ये है पृथककारी पृष्ठ या पृथककारी सतह, जो कि दोनों जो पारदर्शी माध्यम है उसको अलग कर रही है। इधर वायु है और नीचे की ओर क्या है, कांच है। तो देखो, ये जो किरण है इसे तो अपन बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और ये जो किरण है इसे अपन बोल देते हैं भाई अपवर्तित किरण। तो फिलहाल हमें इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी भाई प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हमने क्या बोला कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है या अपनी मूल दिशा से विचलित तो हो जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो वायु भी एक पारदर्शी माध्यम और कांच भी क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। तो देखो भाई, पहली चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि
जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन तभी हो सकता है जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में क्या करती हो, प्रवेश करती हो। प्रकाश का अपवर्तन किससे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के पृथक्कारी पृष्ठ से प्रकाश की किरण मुड़ जाती है या अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखो, मूल दिशा से विचलित हो रही है। देखो, वास्तव में इस किरण की जो दिशा है वो ये है, ऐसे आती है प्रकाश की किरण, इसकी दिशा तो ये थी, लेकिन ये मूल दिशा से विचलित हो गई, मूल दिशा से मुड़ गई। बस इसी घटना को अपन ने क्या बोल दिया, प्रकाश का अपवर्तन बोल दिया। तो जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी पृष्ठ से, दोनों माध्यमों का जो पृथक्कारी पृष्ठ है से प्रकाश की किरण मुड़ जाती है या अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये बात हमने जान लिया। इसके बाद में हम कांच का जो आयताकार स्लेब होता है उससे जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले वीडियो पॉज करके आप ये बात नोट करेंगे भाई। ठीक है भाई, किया आपने नोट। अब देखो, इसके बाद में आगे अपन चलते हैं और कांच का जो आयताकार स्लेब होता है उससे प्रकाश का जो अपवर्तन है वो पढ़ते हैं। हाँ, तो देखो, टॉपिक लगा लो अब। कांच के आयताकार स्लेब से
प्रकाश का अपवर्तन। देखो कांच का आयताकार स्लेब, स्लेब का मतलब सिल्ली से या झिल्ली से है, जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, ठीक इसी तरीके से कांच की छोटी सिल्ली होती है हमारे पास में, और उससे हम प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो कांच का स्लेब है हमारे पास में, उसको हम नाम दे लेते हैं इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, कांच का आयताकार स्लेब है जिसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं भाई, इसके पृष्ठ पर एक लंब डाल लेते हैं, और ये लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ये लंब क्या कहलाएगा, अभिलंब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस अभिलंब पर किसी भी एक कोण से एक प्रकाश की किरण अपन वायु से होते हुए कांच में डालते हैं। तो मान लीजिए ये प्रकाश की किरण मैंने डाली, वायु से किस में डाल दी, कांच में डाल दी। इस अभिलंब से एक कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण मैंने क्या कर दी, इसके ऊपर डाल दी। तो क्या होता है कि जब ये वायु से इस कांच के अंदर प्रवेश करती है तो इस अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और ऐसे मुड़ते हुए क्या होती है, कांच के अंदर आगे की ओर गति करती है। ठीक है, अब ये कांच से यहां पर बाहर निकलेगी वापस, तो यहां पर फिर एक अब अपन अभिलंब डाल लेते हैं। तो जब ये इससे बाहर निकलेगी तो ये अभिलंब से दूर होते हुए इस तरीके से क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, तो देखो इन किरणों को अपन नाम दे देते हैं, ये जो प्रकाश की किरण है इसको अपन नाम दे देते हैं पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, ये जो प्रकाश की किरण यहां से निकल रही है इसको अपन नाम दे देते हैं आर एस। ठीक है, ये जो बिंदु है जहां पर ये ए बी फलक को काट रही है प्रकाश की किरण, इसको अपन नाम दे देते हैं ओ, और ये जो बिंदु है जहां से ये वापस निकल रही है इसको अपन नाम दे देते हैं ओ डेस। क्या नाम दे दिया इसको, ओ डेस। ठीक है, ये भी अभिलंब है एक, ये भी क्या है, अभिलंब है। ठीक है भाई, अब ध्यान दो यहां पर, ये PQ जो है आपतित किरण हो गई, जो कि आपका जो कांच का स्लेब है उसके AB फलक के ऊपर आपतित हुई है। इसके बाद में ये जैसे वायु से कांच के अंदर प्रवेश कर रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ गई, तो O और O डेस ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। इसके बाद में CD से प्रकाश की किरण वापस निकल रही है RS के रूप में, तो इससे अपन बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं इसको, निर्गत किरण। ठीक है, तो इन किरणों को मैं नाम दे देता हूं। पहले यहां पर एक काम कर लेते हैं अपन, यहां पर अपन लिख लेते हैं माध्यम 1 वायु, और यहां पर अपन लिख लेते हैं माध्यम 2 है कांच। ठीक है, तो देखो ये जो PQ है ये तो कौन सी किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण। ये O डेस क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो RS है ये क्या है, निर्गत किरण, निर्गत किरण। ठीक है, अब देखो आगे, ये कोण I है और ये कोण R है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको अपन बोलते हैं आपतन कोण।
ऐसे देखो, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच में यहां पर जो कोण बनेगा उसे अपन बोलेंगे अपवर्तन कोण। यहां पर जो कोण बनेगा उसको क्या बोला जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी कोण आई होगा और यहां पर भी क्या होगा? कोण आर होगा। ठीक है, कोण आई और कोण आर। अब और क्या बात रह गई है? तो बात कुछ भी नहीं है, बस हमें इस चित्र के बारे में लिखना है। अब तो इस चित्र के बारे में आप क्या लिखोगे? देखो, चित्र में ए बी सी डी एक कांच का आयताकार स्लेब है, स्लेब है। ठीक है, तो ये कांच का क्या हो गया? एक आयताकार स्लेब हो गया। आगे देखो, एक प्रकाश की किरण PQ, ये वाली PQ कांच की PQ वायु से कांच के स्लेब की AB फलक पर आपतित हो रही है तथा अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है तथा वह ओडेस दिशा में गमन करती है। तो वही बात मैं लिख रहा हूं यहां पर। देखो, PQ जो है ये कांच के स्लेब AB के फलक पर आपतित हो रही है, अपवर्तित होकर के ये अभिलंब की ओर झुक रही है और ओडेस के अंदर क्या हो रही है? ओडेस की दिशा के अंदर क्या कर रही है? गमन कर रही है। फिर आगे देखो, कांच के स्लेब से निकलने के दौरान यह प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है तथा RS दिशा में गमन करती है। RS दिशा में गमन करती है। ठीक है, तो देखो, ओडेस दिशा में गमन कर रही है और कांच के स्लेब से वापस जब ये निकल रही है तो प्रकाश की किरण वापस से अपवर्तित होगी और अभिलंब से दूर हट जाएगी और कौन सी दिशा में गति करेगी? RS दिशा के अंदर ये क्या करती है? गति करती है। आप चाहें तो इस अभिलंबी को नाम दे सकते हैं, जैसे मैं इसको नाम दे दूं NO एंडेस और इस अभिलंब को नाम दे दूं M ओडेस M डेस। ठीक है, तो ये सामान्य सी बातें जो अपन इस चित्र के बारे में लिख रहे हैं। भाई, चित्र में ABCD कांच का एक आयताकार स्लेब है, एक प्रकाश की किरण PQ है जो वायु से कांच के स्लेब की जो AB फलक है
उस पर आपतित हो रही है तथा अपवर्तित होकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, वह ओ और डैश दिशा के अंदर क्या करती, गति करती है। कांच के स्लैब से निकलने के दौरान ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर हट जाती है और आर एस दिशा के अंदर क्या कर जाती है, गति कर जाती है। ठीक, अब आगे कुछ और बातें अपन इसके बारे में लिखेंगे, तो पहले वीडियो पॉज करके ये बातें नोट कर लीजिए आप। ठीक है भैया, आपने नोट कर लिया। अब देखो, इसी चित्र के आधार पर एक बात और अपन समझना चाह रहे हैं। ध्यान से देखो, यदि ये जो PQ प्रकाश की किरण है इसको इसी दिशा में आगे बढ़ाया जाए, तो जब अपन इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो प्रकाश की किरण है ये इस RS प्रकाश की किरण के समांतर आएगी। कैसे आएगी? ये जो हमारी RS प्रकाश की किरण है इसके ये समांतर आएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक कारण है कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, अंदर की ओर मुड़ रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है। लेकिन जब ये प्रकाश की किरण कांच से वापस वायु में आई तो ये वापस क्या होगी, अभिलंब से दूर हट गई, बाहर की ओर हट गई है। तो यहां पर अपने को यह ध्यान देना है कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है और जब प्रकाश की किरण कांच से वापस वायु के अंदर प्रवेश करती है तो ये जो प्रकाश की किरण का जो मुड़ने का प्रभाव है ना, प्रकाश की किरण के मुड़ने का प्रभाव है वो एक समान होता है और एक समान होने के कारण ये दोनों प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे के समांतर आती है ना। प्रभाव जो है, मोड़ने का जो प्रभाव है वो है तो एक समान, लेकिन एक दूसरे के विपरीत जरूर है, क्योंकि ये तो इस प्रकाश की किरण को अंदर की ओर मोड़ता है, लेकिन जब कांच से वापस बाहर निकलती है ये प्रकाश की किरण तो क्या हो जाती है, ये प्रकाश की किरण बाहर की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है? अब देखो दूसरी बात कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें PQ व RS एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि प्रकाश की किरण के वायु से कांच में प्रवेश करते समय वह वापस कांच से वायु में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण के मुड़ने का प्रभाव समान व एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ये ध्यान रखना अपने को कि प्रकाश की किरण PQ और RS एक दूसरे के समांतर है। कारण क्या है इसका? क्योंकि प्रकाश की किरण वायु से जब कांच में प्रवेश करते समय और वापस कांच से वायु में प्रवेश जब वो कर रही है तो
प्रकाश की किरण के मुड़ने का जो प्रभाव है वो समान और एक दूसरे की क्या होता है, विपरीत होता है। वायु से कांच में जब प्रवेश करेगी और कांच से जब वापस वायु में प्रवेश करेगी तो मुड़ने का प्रभाव समान होगा, यानी कि ये जिसको इस प्रकाश किरण को जितना अंदर मोड़ पाती है उतना ही ये इसको वापस क्या कर देती है, बाहर की ओर मोड़ देती है। तो इस कारण से ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर आती है। हाँ, ये जरूर है इसको अंदर मोड़ रही है और ये इसको बाहर मोड़ रही है, मतलब एक दूसरे के विपरीत प्रभाव ये काम करेगा। इसके अलावा एक बात और देखो भाई, यदि मान लीजिए ये मैंने कोई अभिलंब खींच रखा है EF और मैं प्रकाश की किरणों को भी इसी EF से ही डाल दूं इस कांच के स्लेब के ऊपर, तो इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होगा और ये सीधी की सीधी यहां से भी क्या हो जाएगी, आर पार बाहर निकल जाएगी। यहां से क्या हो जाएगी, आर पार निकल जाएगी। तो मैं इसको नाम दे देता हूं G और H। यदि प्रकाश की किरण को हम कांच के स्लेब के ऊपर अभिलंबवत आपतित करते हैं, अभिलंब के ऊपर से ही आपतित कर देते हैं, तो इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होगा और ये कांच के स्लेब से सीधी क्या हो जाएगी, आर पार निकल जाएगी, है ना। तो इस आधार पर आप एक बात और ये ध्यान रखें कि यदि, या ऐसे लिख लें कि EF प्रकाश की किरण कांच के स्लेब पर अभिलंबवत आपतित होती है तथा बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, सीधी वहां लिख देते हैं GH के रूप में बाहर निकल जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत कांच के स्लेब के ऊपर आपतित होगी तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, वो बिना मुड़े क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब ये सारी बातें अपन ने पढ़ी, तो इसमें से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता। तो प्रश्न एक तो ये ऐसे आ सकता है कि कांच के आयताकार स्लेब से प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। तो हमें चित्र बनाना है और सारी बातों को जैसे कि जैसे लिख करके आना वहां पर। एक तो प्रश्न ऐसे आ सकता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कैसे आ सकता है तो आपको बता दूं, प्रश्न आया हुआ है एक 2019 के अंदर एक प्रश्न आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। मैं आपके सामने लिख देता हूं क्वेश्चन, वो 2019 का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। ये आया है, कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए, किरण चित्र बनाइए। यह प्रश्न आया भाई 2019 के अंदर, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल ये चित्र बना करके आना था, इसी के हमें 2 नंबर मिल जाते। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये बातें आप नोट कर लीजिए। चित्र नहीं बनाया तो अब ये चित्र भी कंप्लीट आप कर लीजिए। इसके बाद में अपन जो अपवर्तन के नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो नोट कर लीजिए पहले। ठीक है भाई, कर लिया आपने नोट। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब अपन देख लेते हैं अपवर्तन के नियम।
तो टॉपिक लगा ले भाई, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो नियमों को समझने के लिए हम वापस चलते हैं अपवर्तन की परिभाषा की ओर और उसके अनुसार अपन एक चित्र तैयार कर लेते हैं। तो देखो चित्र क्या है, ये हमने यहां पर माध्यम ले लिया है कांच और एक अभिलंब हमने इसके ऊपर डाल भी दिया है। ये क्या हो गया, अभिलंब, ठीक है। एक प्रकाश की किरण में डाल रहा हूं साहब ये, और ये प्रकाश की किरण ऐसे अपवर्तित होकर के आ जाएगी, यहां से मुड़ जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी आपतित किरण, और ये हो जाएगी आपकी ये वाली अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब यहां देखो, ये अभिलंब और ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे अपन बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, कोण आई से दिखाएंगे इसको। और ये अभिलंब भी है, अभिलंब और ये जो अपवर्तित किरण है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको अपन कोण आर से दिखाएंगे, और इससे इस बार बोलेंगे अपन अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, इसको अपन दिखा देंगे कोण आर से। जब आपने परावर्तन पढ़ा था तो यहां पर परावर्तन कोण बन रहा था, उसको भी अपन ने आर से दिखाया था। तो वो कोण और ये कोण दोनों अलग है, ये अपवर्तन कोण है और वो परावर्तन कोण था, ठीक है। अब इस चित्र के आधार पर हमें अपवर्तन के नियम समझने हैं। तो पहला नियम समझो भाई, पहला नियम ये है कि अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। इनका जो टिकाव है वो एक ही तल पर है, ये वाला तल है, और इसी के ऊपर ये दो तीनों किरणें हैं ये टिकी हुई है। अभिलंब भी इसी पर आकर के टिक रहा है, आपतित किरण भी इसी पे आकर टिक रही है, और जो अपवर्तित किरण है वो भी इसी के ऊपर आकर के क्या हो रही है, टिक रही है। तो अपवर्तन का जो पहला नियम है वो ये है कि अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। तो इसके लिए अपन लिख देते हैं कि यह अपवर्तन का पहला नियम है, पहला नियम है, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये अपवर्तन का कौन सा नियम हो गया, पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम समझो भाई। तो देखो यहां पर ध्यान देना आप, ये जो कोण है इसको हमने बोला है आपतन कोण, और ये जो कोण है इसे बोला जाता अपवर्तन कोण। तो यहां पर इन दोनों का मान बराबर नहीं होगा, जैसे कि आपने परावर्तन के नियम में पढ़ा है, ऐसा नहीं है, यहां पर बराबर नहीं है। ये प्रकाश की किरण जब अपवर्तित हुई तो अभिलंब की ओर झुक गई है, इसका मतलब कोण आई का मान कोण आर से ज्यादा होगा यहां पर, यहां जो स्थिति है उसके अनुसार। तो लेकिन यहां पर समानता क्या देखने को मिलती है, ध्यान देना भाई। ये आपतन कोण है, इसकी जा निकाल ले अपन, जा को आप अंग्रेजी में बोलते हो साइन, तो साइन आई निकाल लें इसका। और ये जो अपवर्तन कोण है इसकी भी जा निकाल लें, जा को अंग्रेजी में आप साइन बोलते हैं तो आप साइन आर निकालेंगे।
तो किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए, इसका मतलब यह है कि आपने यहां पर वायु रखा और यहां पर कांच रखा है, तो आप वायु और कांच ही माध्यम रख रहे हो, तो आप यदि आपतन कोण का मान अलग अलग कर रहे हो तो ये अपवर्तन कोण के मान भी इसी तरीके से बदल करके आएंगे कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहेगा। माध्यम नहीं बदलनी चाहिए, जो आप दोनों माध्यम ले रहे हो वो फिक्स रहने चाहिए। तो उस कंडीशन में आपतन कोण का मान आप बदलते जाओ, अपवर्तन कोण का मान इसी तरीके से बदलेगा कि साइन आई और साइन आर बराबर, ये जो मान है इनका अनुपात है वो कैसा रहेगा, हमेशा स्थिर आएगा, नियतांक के रूप में आएगा, यानी कि वो मान बदलेगा नहीं। तो आप ऐसे बोलेंगे भाई कि आपतन कोण की ज्या, और ज्या को आप हिंदी में अंग्रेजी में बोलेंगे साइन, तो आपतन कोण की ज्या को अपन लिखेंगे साइन आई, वह अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात दो निश्चित माध्यमों के लिए स्थिरांक या नियतांक होता है। नियतांक होता है, अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर होता है नियतांक, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए। ठीक है, तो आपतन कोण की जो ज्या होती है उसे अपन बोलेंगे साइन आई, और अपवर्तन कोण की जो ज्या है उसे अपन बोलेंगे साइन आर। ये साइन जो है अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में इसको ज्या बोला जाता है, आपने गणित में ऐसा पढ़ा होगा। साइन जो है अंग्रेजी का नाम है, इसको हिंदी में ज्या बोला जाता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का यदि अपन अनुपात निकालते हैं किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए, तो वो हमेशा एक स्थिरांक के रूप में आएगा, मतलब वो मान समान रहेगा। आपतन कोण के मान को अपन बदलते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान इसी तरीके से बदलता हुआ आएगा कि इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा कैसा रहेगा, एक स्थिरांक के रूप में आएगा, वो मान समान आएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दो निश्चित माध्यमों के लिए स्थिरांक या नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। और देखो आगे ये ध्यान रखना आपको कि यह अपवर्तन का दूसरा नियम है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम कहते हैं। तो परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि स्नेल का नियम लिखिए, अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम लिखिए। तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्केल का जो नियम है वो स्नेल का जो नियम है वो दूसरा नियम ही है। तो ये नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात दो निश्चित माध्यमों के लिए स्थिरांक या नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक। और यही अपवर्तन का दूसरा नियम भी है जिसे स्नेल का नियम भी क्या किया जाता, बोला जाता है। तो अपने को स्नेल का नियम पूछ लिया जाए तो हमें ये दूसरा नियम ही लिख करके आना है। ठीक है, तो ये अपवर्तन के भाई दो नियम हो गए। अब ध्यान देना है यहाँ पर जो नियतांक या स्थिरांक होता है ना,
इसको एक नाम और मिला हुआ है, तो मैं अगले वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अभी मैं आपको दे जाता हूं इसके बारे में। देखो, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो स्थिरांक के रूप में आता है हमेशा, और ये जो स्थिरांक होता है ये उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ये माध्यम का क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। तो देखो क्या लिखेंगे इसके लिए अपन कि किन्हीं, ये अलग बात है नियम से, किन्हीं, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया इसके ऊपर, किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, जिसे हमने लिखा साइन आई, वह अपवर्तन कोण की ज्या, जिसे हम लिखेंगे साइन आर, का अनुपात स्थिरांक के रूप में आता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको एक दिखाने का तरीका होता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है कि माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, और इसको अपन म्यू से दिखाते हैं साहब ऐसे। देखो ये जो निशान है इसे अपन बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। ये ग्रीक अक्षर है एक, इसको म्यू बोला जाता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, म्यू माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, और इसी को अपन म्यू 2 1 बोलेंगे भाई। माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसी का संकेत क्या बना है? म्यू 2 1 बराबर होगा साइन आई बटा साइन आर। मतलब यहां पर आप सीधा ये लिख सकते थे साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? म्यू होता है। क्या होता है? म्यू। ठीक है, तो ये अलग से एक बात है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से बात करेंगे, ये जो अपवर्तनांक है इसके बारे में। फिलहाल आप इतनी जानकारी ध्यान रखें कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो नियतांक के रूप में आने वाला है, और उसी नियतांक को अपन अपवर्तनांक भी क्या करते हैं? बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? अपवर्तनांक भी बोला जाता है। तो किन्हीं दो निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिरांक के रूप में आता है, जिसे माध्यम का क्या बोला जाता है? अपवर्तनांक बोला जाता है। तो इसको अपन ऐसे दर्शाते हैं, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू 2 1 बराबर साइन आई बटा साइन आर। बाकी नियम आपको ये दोनों ही ध्यान में रखने हैं, ये नियमों से अलग बात है। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इस अपवर्तनांक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।